नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राम मंदिर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक चर्चा ने बीच में जगह बनाई कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। इसके लिए एक कथित गूगल मैप भी शेयर कर दावा किया गया। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक मनीष जेठवानी ने एक गूगल मैप शेयर करते हुए बताया कि जहां बाबरी मस्जिद थी, मंदिर उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। इसके बाद संजय राउत, दिग्विजय सिंह, विकास बंसल समेत असंख्य लोगों के ट्वीट सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ने लगे, जिसमें ये मान लिया गया कि राम मंदिर मस्जिद वाली जमीन से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तब ऑल्ट न्यूज ने इसके फैक्ट चेक करने का फैसला किया। अपनी जगह पर बन रहा राम मंदिर। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक उसने शेयर किए गए गूगल मैप में बताई गई बाबरी मस्जिद वाली जगह को गूगल मैप पर खोजा तो पाया कि अयोध्या में उस लोकेशन पर सीताराम बिड़ला मंदिर है। फिर ऑल्ट न्यूज ने वायरल स्क्रीनशॉट की गूगल मैप से तुलना की। अब उस जूम किया गया तो वो स्ट्रक्चर राम सीता बिड़ला मंदिर का ही है, यानी उस लोकेशन पर मंदिर ही है, वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट में फ्रॉड करके बाबर मस्जिद लिखा गया था। दरअसल वो गलत मार्किंग की गई थी, वहाँ पर मंदिर ही है लेकिन उसे गलत मार्किंग करके बाबर मस्जिद लिखा गया। फिर मस्जिद के रिव्यू में बाबरी मस्जिद तस्वीर अपलोड कर दी गई। अब जो भी उस शेयर किए गए गूगल मैप पर जिसे छेड़छाड़ करके तैयार किया गया होगा पर विश्वास करेगा तो उसे राम मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनता दिखेगा, लेकिन ये सच नहीं है। मुख्य पुजारी ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान 16 जनवरी को अयोध्या में मंदिर परिसर में शुरू हो गए हैं। ये 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी न्यूनतम अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अनुष्ठान शुरू हो गया है और 22 जनवरी प्रतिष्ठा समारोह के दिन तक जारी रहेगा। 11 पुजारी सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अनुष्ठान कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने 22 जनवरी को सभी धर्मों के लोगों के साथ टीएमसी की सद्भाव रैली की घोषणा की है। सत्तारूढ़ टीएमसी की प्रमुख बनर्जी ने कहा कि वो कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा करने के बाद दक्षिण कलकत्ता में हाजरा क्रॉसिंग से जुलूस शुरू करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका किसी अन्य कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य के सभी जिलों में इसी तरह की रैलियां आयोजित करने को भी कहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक राजनेताओं का नहीं बल्कि पुजारियों का काम है। बता दें 22 जनवरी को ही उद्धव ठाकरे नासिक में गोदावरी घाट के तट पर महाआरती करेंगे और कालाराम मंदिर का दौरा करेंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का न्योता नहीं मिला है। शंकराचार्य ने कहा कि हमने किसी आमंत्रण को खारिज नहीं किया। सच बात तो यह है कि हमें अभी तक आमंत्रित ही नहीं किया गया, इसलिए हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है और इस बात का हमें संतोष है। हमारे मन में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि हमें आमंत्रण मिले। सच तो यह है कि हमें अगर आमंत्रित करते तब भी हम वहां नहीं जाने वाले थे। हम इसलिए वहां नहीं जाते क्योंकि शंकराचार्य के सामने कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो शास्त्रों के अनुरूप ना हो। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हो। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 16 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ कराने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि हर महीने के पहले मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के मसले पर इन लोगों ने चुप्पी बनाई रखी, लेकिन अब अयोध्या के राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत है? असली बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों ने
राहुल गांधी से मुलाकात की है और आगामी बजट सत्र में अपनी मांग रखने का आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करें। पार्टी प्रवक्ता कन्हैया कुमार और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विभिन्न संगठनों ने कहा है कि मणिपुर को संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत शासन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने राहुल जी से कहा कि कांग्रेस और वो संसद के बजट सत्र में मांग करें कि मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर आएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह राजनीतिक नरेंद्र मोदी कार्यक्रम बना दिया है। यह आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है और मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बता दें, मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा का तीसरा दिन है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा नागालैंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के बड़े बड़े गुरुओं ने भी ये सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उन्हें लगता है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम है। इस वजह से हमारे लिए भी एक राजनीतिक कार्यक्रम में जाना मुश्किल है जो सिर्फ मोदी और आरएसएस के लिए आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी कहने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जो व्यक्ति वास्तव में धर्म में विश्वास करता है वो उससे व्यक्तिगत संबंध रखता है। वो अपने जीवन में धर्म का उपयोग करता है। जो लोग धर्म को पब्लिक रिलेशन के साथ जोड़ते हैं वो इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। मैं अपने धर्म का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करता, मेरी कोई रुचि नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करता हूँ। मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। जब मुझसे कुछ कहा जाता है तो मैं अहंकार से जवाब नहीं देता हूँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ। मैं नफरत नहीं फैलाता। मेरे लिए ये हिंदू धर्म है, मैं जीवन में इसका पालन करता हूँ। लेकिन मुझे शर्ट के ऊपर इसे पहनने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते उन्हें इसे अपनी शर्ट के ऊपर पहनने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक फोटो शेयर किया है। इसके साथ ही पार्टी ने लिखा है कि ऐसा करने के लिए साहस चाहिए। बता दें, कांग्रेस पार्टी का ये तंज पीएम मोदी पर माना जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कांग्रेस इस मुद्दे को अक्सर उठाती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बना दिया है। वाईएस शर्मिला करीब 2 सप्ताह पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। वो आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। इसके अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करेगा और ये जीत 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव भाजपा और इंडिया ब्लॉक के बीच पहला बड़ा मुकाबला होगा। ये 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार करेगा। बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं और दोनों ने केंद्र शासित प्रदेश में 18 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए गठबंधन किया है। ये साथ में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वजू खानों को साफ करने की अनुमति दे दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस याचिका का कोई विरोध नहीं किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि साफ सफाई का काम वाराणसी के डीएम की देखरेख में किया जाए। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि पिछले कई महीनों से सील होने के कारण इस कथित वजूखाने से दुर्गंध आ रही है। अदालत को बताया गया है कि इस टैंक में रहने वाली मछलियों के मरने और पानी के खराब होने के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इस टैंक की साफ सफाई बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिसंबर में हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में कोई सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में केस की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं।
हाल ही में उनके बेटे कार्तिकेय चौहान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी थी। कार्तिकेय बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आए। उन्होंने बता दिया था कि अगर उन्हें पार्टी से भी लड़ना पड़े तो वो लड़ने को तैयार हैं। अब कांग्रेस कार्तिकेय के समर्थन में उतर आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कार्तिकेय के बयान की जमकर तारीफ की है। कार्तिक सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में बयान देते हुए कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में है, इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अगर कोई बाधा आती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और जरूरत पड़ने पर लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। के मिश्रा ने कार्तिकेय की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आप में सच को सच कहने का साहस है, जिसमें इसका अभाव है। मेरी निगाह में उसकी मर्दानगी संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि बेटे, आपको स्मरण है, कुछ मर्दों ने ये कहा था कि उसूलों पर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज वो किस अंधेरे में खो गए हैं, आप अपनी स्थापित पहचान को मत खो देना। के मिश्रा के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2024 के चुनावों में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होने की संभावना है। इस बीच अब संघ परिवार नौकरी की तलाश की परिभाषा को बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 2 सालों से इसमें स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करना और उस रास्ते पर युवाओं को लाने की कोशिश शामिल है। अब स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें नौकरी खोजने की मानसिकता और कहानी को बदलना होगा। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगे, फिर वैश्वीकरण के कारण लोग एमएनसीज में नौकरी के पीछे भागने लगे। लेकिन ये देखते हुए कि हर साल करोड़ों लोग नौकरी बाजार में आते हैं, ना तो सरकार और ना ही एमएनसीज इतनी नौकरियां दे सकती है। इससे निपटने का एकमात्र तरीका उद्यमियों को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि भारत कभी उद्यमियों का देश था, हमें उस भारत का पुनर्निर्माण करना है और ये केवल बड़े पैमाने पर समाज के सहयोग से ही हो सकता है। लगभग 370 करोड़ रुपए के कथित कौशल विकास घोटाले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने की आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ की राय बटी हुई आई है। हालांकि अदालत ने एफआईआर को रद्द करने की नायडू की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन फैसला बटा हुआ है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की राय एक दूसरे से अलग रहने के कारण इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। नायडू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 22 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय केरल यात्रा के तहत मंगलवार 16 जनवरी को कोच्चि पहुंचेंगे। मोदी शाम 5 बजे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पहुंचेंगे। शाम को शहर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का होगा। पुलिस ने रोड शो के मार्ग पर लोहे के बैरिकेड लगा दिए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के शहर में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। भाजपा राजस्थान में पहली बार एक नया प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक अलग सलाहकार टीम बनाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा सीएम को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने जा रही है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अनुभवी नेताओं और रिटायर्ड अधिकारियों की टीम थिंक टैंक की तरह काम करेगी। इस टीम में कुल 8 मेंबर होंगे, जिसमें 3 राजनेता, 1 आईएएस और 1 आईपीएस और 3 आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस टीम में भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत ने लिथियम की माइनिंग को लेकर अर्जेंटीना के साथ महत्वपूर्ण करार किया है। यह करार लिथियम की खोज और खनन को लेकर किया गया है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ 5 लिथियम ब्राइम ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए डील की है और इस परियोजना की लागत करीब 200 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर प्रहलाद जोशी ने कहा, यह भारत और अर्जेंटीना दोनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बता दें, लिथियम, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफी अहम है। देश में जिस तरह से ईवी कारों की मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह करार काफी अहम बताया जा रहा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजरायल के जासूसी मुख्यालय पर हमला किया। ईरानी सुरक्षा बल ने कहा कि उसने इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर सीरिया में भी हमला किया। इस घटनाक्रम से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि वो आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए अभी और हमले करेगा। अमेरिका ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है।
भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी दावेदारी का कैंपेन वापस ले लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार बिजनेसमैन रामास्वामी ने अपने शुरुआती कैंपेन के समय खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन सोमवार को आयोवा कॉकस में सबसे कम वोट पाने के बाद उन्होंने अपना कैंपेन वापस लेने की घोषणा कर दी और कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन करेंगे। ट्रंप ने आयोवा से कॉकस जीत लिया है, वहीं रॉन डेसेंटस दूसरे नंबर पर रहे। बता दें, अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति का चुनाव है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने दुनिया के 27वें नंबर के कजाकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। साल 2021 में नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी, लेकिन तब वो हार गए थे। सुमित नागल ने टूर्नामेंट के पहले राउंड में बुबलिक को 6-4, 6-2, 7-6 से हराया। इसे टेनिस की दुनिया का बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।